जब हम राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 89, तब हमारी संसद में 2 सीटें थी। तो पहली ईंट जो रखवाई गई वो कामेश्वर चौपाल, जो कि एक दलित से, उनसे रखवाई गई, जबकि पूरी शास्त्रीय पद्धति से 4 ईंटें जो रखवाई जाती हैं, नंदा, भद्रा, जयापूर्णा, वो हम लोगों ने रखवाई थी। उसके बाद और इसके बाद अगर देखें तो उनकी जन्मभूमि महू को स्मारक 1990 में मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने बनवाया। फिर 1996 में हमने नागपुर की दीक्षा भूमि को स्मारक बनवाया, जब हमारी और शिवसेना की सरकार आई। और अलीपुर रोड बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वहां 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको लिया। और मोदी जी ने मुंबई और लंदन तक जाके जो उनके स्मारक, वो जहां उन्होंने अध्ययन किया था, उसे स्मारक बनवाया, पंच तीर्थ हमने बनाए। और डॉक्टर अंबेडकर और एक बात कहना चाहता हूं जल्दी से, बस 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने जो पहला स्टेटमेंट दिया था लाल किले की प्राचीर से, उसमें उन्होंने 2 बातें कही थी। क्या कहा था? जनधन अकाउंट और स्वच्छ भारत अभियान। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला था? गरीब को। जिसमें सबसे ज्यादा कौन थे? SC ST तो थे ना। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 54 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट्स आए हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वो 90% वो दलित ऐसे हैं जिनके पास 2014 से पहले अकाउंट नहीं था। यदि 4 करोड़ गरीब आवास मिले हैं, और तो और अंत में एक और बात कह दूं, दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स किसी ने सुना था 2014 से पहले? ये होता है ईमानदारी से। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दलितों के लिए काम, उनके हित की सोचने वाले सिर्फ वो है। आप लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर का सिर्फ अपमान किया था, अब वोट के लिए आप उनका सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ किया इन्होंने, और फिर कहते हैं कि संसद के अंदर अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन है। सब कुछ करने के बाद अंबेडकर साहब फैशन हो गए इनके लिए। इन्होंने स्मारक बना के उनको फैशन बना दिया। अरे भाई, आपने आधा अधूरा बताया कि दलितों के लिए उत्थान सबने किया। सुधांशु भाई, ये लड़ाई आज मनुस्मृति वर्सेस संविधान की है। आप लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, बाबा साहब संविधान लागू करना चाहते थे। आप कहते थे संविधान अपशुगन है, बाबा साहब कहते थे कि मनुस्मृति जो है वो भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है। फर्क यही था। आज लड़ाई जो है वो संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है। कोई बाबा साहब से इनको ना पहले प्यार था ना आज है। जिस समय पर संसद में वो थे तब भी विरोध करते थे। ये हिंदू कोड बिल का भी विरोध करते थे, जिनके जो बाबा साहब के हृदय के सबसे नजदीक विषय था। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में आकर जिस तरह से संविधान की प्रतियां जलाते थे, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा उनके जीते जी निकाल दी थी। क्या जिंदा रहते हुए RSS ने बाबा साहब की शव यात्रा नहीं निकाली थी? आज आप कह रहे हैं हमने साहब लंदन में उनका वो म्यूजियम बना दिया, वहां पर फलां कर दिया, यहां पर वो कर दिया। आज हम केवल ये कहते हैं कि अडानी, मणिपुर, संभल, इन तमाम विषयों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उसको पूरी तरह से काम कर रहे थे। आपने तो बाबा साहब के फोटो लेकर जो संसद के अंदर खड़े थे, उनके फोटो के स्थान पर आपने जॉर्ज सोरोस का फोटो अपने ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लगा दिया। आप बाबा साहब को जॉर्ज सोरोस बनाना चाहते हैं। आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि साहब हम तो बाबा साहब के बड़े नजदीक हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि मजबूरी में आपको नजदीक आना जरूरी हो गया है। हम तो बार बार कह रहे हैं आपसे कि आपने जो भी कल हुआ उसकी CCTV फुटेज पूरी तरह से तुरंत अभी तक क्यों नहीं आई, इसका कोई जवाब नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जो नेता लोग होते हैं तो वो बड़ा तोल मोल के बोला करते हैं। वजह है कि थोड़ा सा भी कहीं चूक हो जाए तो भारी नुकसान हो जाता है ना। लेकिन जो बोलते हैं तो वो क्या होता है कि जमीनी हकीकत से भी जुड़ा होना चाहिए। अगर जमीनी हकीकत से बहुत दूर है तो उसका कोई असर ही नहीं होता है ना। तो नेताओं का जो भाषण होता है, नेताओं के जो बयान होते हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो है जो भी कुछ बोल रहे हैं तो उससे वो उनकी जो जमीनी हकीकत से वो रूबरू है कि नहीं है, या फिर उससे उनका आगे का, क्योंकि आगे जो है आपको अपना जमीन तैयार करते रहना पड़ता है ना, क्योंकि जमीन जो है बदलती रहती है। तो उसके लिए कितने तैयार है। तो ये देखिए, जो भाजपा और RSS, इनका जो चाल चरित्र
और जो राजनीति है तो वो किस पे टिकी हुई है? सिर्फ लोगों को लड़ाओ और चुनाव जीतो, है ना? बस यही है, क्योंकि इनके पास में एजेंडा में और कुछ है नहीं। तो जब मोदी जी 2014 में चुनाव में उतरे थे तब उनके लिए बहुत आसान था, क्योंकि यूपीए 10 साल से राज कर रही थी, है ना? तो बदलाव चाहिए होता है जनता को। तो मोदी जी आए, बड़े धूम धड़ाका एकदम कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एकदम देश का नक्शा बदल दूंगा, कांग्रेस जो है वो पूरा बर्बाद कर दिया 70 साल में, और मैं तो रोजगार वाला आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, ओबीसी हूँ, चाय वाले का बेटा हूँ, मैं दुख दर्द समझता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, है ना? इसी बात पे आए थे ना। ये तो नहीं बोल के आए थे कि भाई मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, लोगों को लड़ाऊंगा, ये सब तो नहीं बोले थे ना, क्योंकि वो सब बोलते तो उनको कौन वोट देते। तो मोदी जी इस तरीके से आए और चुनाव जीत गए थे, है ना? फिर 2019 में भी मोदी जी के लिए सामने समस्या खड़ी हो गई थी कि चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि 5 साल 2014 से लेके 5 साल में ज्यादा कुछ किया नहीं थे, और जमीनी हकीकत थी कि भाजपा जो है वो 25% से ज्यादा वोट नहीं पा पाएगी। तो फिर मोदी जी ने खेल खेला, वो पुलवामा में कुछ हमला करवा दिया, या फिर हमला हुआ उसके लिए कोई रोक नहीं किया, क्योंकि जो जवान शहीद हुए तो उनको जो है जाना था, तो वो जवानों का जो आपको पता ही है कि कितनी सुरक्षा में जाया जाता है, तो कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद में वहां आरडीएक्स कैसे पहुंच गया 300 किलो, कौन लाया? इतना आसान है? और ये सब चीज हुआ, और उसके बाद में फिर मोदी जी बोले कि मैं तो पाकिस्तान ने ऐसा अटैक किया है, हमारे जवानों को शहीद किया, मैं बदला लूंगा, और पता नहीं कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक करवाए, और टीवी पे दिखा रहे थे पूरा बदला ले लिया, और क्या हुआ पाकिस्तान में वो पता नहीं, उसका प्रूफ कोई दे नहीं पाया, लेकिन मोदी जी चुनाव जीत गए, है ना? यही हुआ था ना। अब 2024 में आ जाइए, 2024 में अब 10 साल मोदी जी के हो गए थे, और मोदी जी ने पूरा बर्बाद करके रख दिया। तो मोदी जी एक तरफ अपना चाल चल रहे थे, बहुत मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में कि मैं तो हमेशा चुनाव जीतता हूँ, मैं तो युग पुरुष हूँ, मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, है ना? तो 2024 का चुनाव जब आया उसके पहले 405 चिल्ला रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव चालू होने वाला था तब तक इंटरनल सर्वे तो आ ही जाता है, तो उसमें दिख रहा था कि मोदी जी बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। तो अब हार रहे हैं तो अब मोदी जी जो बोलते थे कि विकास कर दूंगा, विकास पुरुष हूं, तो वो सब चीज तो मोदी जी कर नहीं पाए थे ना 10 साल। तो अब बोलेंगे तो कैसे उसका असर होगा? क्योंकि अगर बोल रहे हैं कि मैं विकास कर दूंगा, तो विकास कहाँ हुआ 10 साल में? तो मोदी जी जो है बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। तो क्या किया? तो हिंदू मुसलमान किया पूरा, जितना भी उनका मोदी जी का देख लीजिए कि जो राम मंदिर का भी जो इनका ये था कि राम मंदिर पे ही चुनाव जीत जाएंगे, तो उसका भी इंटरनल सर्वे आ गया था, क्योंकि बहुत भारी तरीके से इवेंट कराया था मोदी जी ने राम मंदिर का, लेकिन इंटरनल सर्वे बता रहा था कि उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो चुनाव में मोदी जी थी हिंदू मुसलमान की है कि कांग्रेस आएगी तो आपका भैंस खोल ले जाएगी, कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आएगी तो आपका जमीन छीन लेगी, कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर को ताला लगा देगी, यही सब बोले ना पूरा। विकास का एक बात भी नहीं किया। तो वो मतलब कि जमीन का हकीकत जो ये था कि मोदी जी का जो है वो जितना भी गुजरात मॉडल था वो सब हवा हो चुका था। तो अब ये इसीलिए इस तरीके से मोदी जी को बयान देना पड़ा। यहाँ तक कि ये भी बोल दिए कि अडानी अंबानी टेम्पो भर के नोटों की गद्दी राहुल गांधी के घर में पहुंचा देते हैं, है ना? तो ऐसे ऐसे बयान जो मोदी जी से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और वो सब मोदी जी ने किया। तो
अब आगे भी देखिए तो अभी क्या है कि भले ही महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव जीत गए हैं मोदी जी, लेकिन उसके बावजूद जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि भाजपा और मोदी जी की हालत टाइट रहती है। तो संसद में खास करके अब देखिए कि संसद चलना है, क्योंकि बहुत सारे बिल पास होने थे, खास करके मोदी जी को जो अडानी को फायदा पहुंचाने वाले बिल या फिर भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले बिल, हिंदू मुसलमान वाले बिल, तो ये सब पास करवाना है। अब पहले वाली बात तो है नहीं कि विपक्ष कितना भी हल्ला गुल्ला मचाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल पास करना है तो मोदी जी के पास में बहुमत, पूर्ण बहुमत, राज्यसभा में भी और लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दिक्कत आ गई। अब देखिए मोदी जी अपने बल पे सरकार भी नहीं बना पाए, है ना, 240 सीट पे सिमट गए थे। तो अब विपक्ष अगर हल्ला करेगा, विपक्ष अगर बिल पास नहीं होने देगा तो मोदी जी के लिए खटिया खड़ी हो जाती है ना। और वही आप देख रहे हैं कि संसद में हंगामा हो रहा है, और कौन हंगामा कर रहे हैं, और कोई विपक्ष वाले नहीं कर रहे हैं, मोदी जी खुद कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष जो है बोल रहा है अडानी पे बात करो, संबल पे बात करो, जो रोजगार और महंगाई पे बात करो। तो मोदी जी फंस गए हैं तो क्या करेंगे, तो इसीलिए खुद ही संसद नहीं चलने दे रहे हैं। एकदम उलट हो गया है कि जो सरकार है वही संसद नहीं चलने दे रही। और इसी बीच में अब क्या है कि संसद नहीं चल पा रहा है और फंस गए हैं पूरी तरह। तो अब कुछ ध्यान भटका रहा था, तो ध्यान भटकाने के लिए वही अमित शाह ने बयान दिया कि अम्बेडकर बोलना फैशन हो गया है, इस तरह का बात की है। तो यही मतलब यहाँ पे ये उल्टा पड़ गया, है ना। अब विपक्ष और ज्यादा लामबंद हो गया है। अब देखिए कहाँ विपक्ष में बिखराव की स्थिति आ रही थी, अब सब पूरे ही विपक्ष है एक सुर में अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं। और अब तो संसद बिल्कुल ठप हो गया और उसके बाद में संसद को जो है स्थगित कर दिया गया। तो ये हालत है। तो वजह ये जो है वो अमित शाह जो बोले उसकी वजह ये है कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं ये लोग। तो बाहर कैसे निकले, तो कुछ कंट्रोवर्सी खड़ा करना था, उसी के तहत ये बोलना पड़ा। तो ये सब जो है ये मतलब कि जो जमीनी हकीकत जो बता रही है देश की कि भाजपा जो है बहुत बुरी तरह घिरी हुई है हर मुद्दे पर, और अब ये कहीं से निकल नहीं पा रहे। तो संसद भी में भी इनका जो है मंसूबे जो है वो पूरे नहीं हो रहे और बाहर भी नहीं हो रहे, और ये बहुत बुरी हालत में है बीजेपी। और उसी का नतीजा है कि इस तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं।